हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जून 23 टर्म का लॉ एंड एथिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो लॉ एंड एथिक्स क्वेश्चन पेपर है ये आपका ग्रुप 1 के अंदर है, सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर। और लॉ एंड एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर इजीली 60+ मार्क आ सकता है। और सीएमए इंस्टीट्यूट हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है क्वेश्चन के अंदर, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और दिसंबर 22 टर्म में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत इजी आया था। एंड ऑल्सो सेम प्रोसीड्योर फॉलो कर रहा है इंस्टीट्यूट फॉर जून 23 टर्म ऑल्सो। दैट मीन्स जून 23 में भी जो क्वेश्चन सब आया है वो सब इजी है। वन कैन इजीली गेट 60+ मार्क्स अगर अच्छे से पढ़ कर गया है तो राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है और सेक्शन ए के अंदर जितने भी सारे एमसीक्यूज है वो सब एमसीक्यूज का आंसर क्या होना चाहिए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम let's get started. So first, choose the correct answer from the given alternatives. You may write only the Roman numeral and the alphabet chosen for your answer, right? So first question is statement of fact which one party makes in the course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as what? तो ये हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं। ये होगा मिस रिप्रेजेंटेशन एज पर सेक्शन 18। एज पर सेक्शन 18 ये होगा मिस रिप्रेजेंटेशन। कैसे, ये हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which one party makes in the course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as misrepresentation. It must relate to some fact which is material to the contract. It may be expressed by words spoken or written or implied from the act and conduct of the parties. A representation when wrongly made either innocently or unintentionally is a misrepresentation. Remember, एक कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर रॉन्गली हुआ है, आइदर यू कैन से इनोसेंटली या फिर ऑन इंटेंशनली, बोथ केस में ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली और ऑन इंटेंशनली इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हेन मेड इंटेंशनली और विलफुली इट इज ए फ्रॉड, राइट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। A statement of fact which one party makes in the course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as misrepresentation. Second, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers the property in goods to the buyer. तो ये हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं और इसका राइट आंसर होना चाहिए फॉर ए प्राइस। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers the property in goods to the buyer for a price. ये भी बहुत इजी एमसीक्यू था, राइट। देन द फास्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द हुम। ये हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हैं। क्या होना चाहिए, तो नेगोशिएशन एक्ट के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं। द फास्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द पेई ओनली, राइट। हाउएवर जो सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट होता है कैन बी मेड बाय एनी पर्सन who becomes the holder of the instrument. As per section 15, endorsement cannot be made by the maker or holder of an instrument as maker. Thus, if a bill is drawn payable to the drawer order, the first signature of the drawer as a drawer is not an endorsement. But if he signs the bill second time for the purpose of negotiating it, the second signature will be an endorsement. राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द पे। ये हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर आई भी, चैप्टर 3I ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डील्स विथ मेजर्स टू बी टेकन कंसिडरिंग द डैश। राइट आंसर क्या होना चाहिए, हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स, सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स या फिर पेमेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न इसका राइट आंसर होना चाहिए हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स। हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स ये हम लोग इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर 1948 के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं। चैप्टर 3I ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डील्स विद मेजर्स टू बी टेकन कंसिडरिंग द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स। तो राइट आंसर होना चाहिए हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स, राइट। देन नेक्स्ट, under the Employees State Insurance Act 1948,
सीजनल फैक्ट्री इज वन विच इज एंगेज्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 months इन ए ईयर, 6 months इन ए ईयर, 7 months इन ए ईयर या फिर 8 months इन ए ईयर। तो ESIC एक्ट के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं और इसका राइट आंसर होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 7 months इन ए ईयर। ये हम लोग सेक्शन 219A के अंदर एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन, कौन सा सेक्शन के अंदर है ये? सेक्शन 219A के अंदर अंडर फैक्ट्री एक्ट, अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 7 months इन ए ईयर। Under the Employees State Insurance Act 1948, seasonal factory is one which is engaged for a period not exceeding 7 months in a year. Right? तो ये भी इजी था, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। Then, as per Minimum Wages Act 1948, the wages of a worker in the establishment where less than 1,000 persons are employed, in that case, wages must be paid within before the expiry of 5th day, before the expiry of 7th day, before the expiry of 9th day या फिर before the expiry of 12th day। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए 7th day। राइट, ये भी बहुत इजी है, ये हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं, बार बार पढ़कर आए हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th day इन केस ऑफ लेस देन 1,000 persons आर एम्प्लॉयड, और इन अदर केस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th day। अगर केस में होगा 10th day इन अदर केस, बट यहाँ पर होगा 7th day। As per Minimum Wages Act 1948, the wages of a worker in the establishment where less than 1,000 persons are employed, in that case, wages must be paid before the expiry of 7th day. Right? Then, another question: if the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the employee's stock option scheme shall be issued in accordance with the regulations made by what? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर रिलीवेंट स्टॉक एक्सचेंज। देखो यहाँ पर मेरा 6 सेंस कह रहा है ये होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बाकी सारे तो नहीं होंगे। राइट, और ये हम लोग रूल 12 सब सेक्शन 11 लिस्टिंग कंपनी के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं। कहाँ पर पढ़ कर आए हैं? रूल 12 सब सेक्शन 11 ऑफ लिस्टिंग कंपनी। राइट, लिस्टिंग कंपनी के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हैं कि इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम शैल बी इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट यू कैन से सेबी। राइट, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द हुम। ये हम लोग डायरेक्टर के अंदर हमेशा अच्छे से पढ़कर आए हैं, क्योंकि डायरेक्टर में 15 मार्क्स से 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राइट, तो डायरेक्टर को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, और डायरेक्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ पर भी आया हुआ है द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द हुम, जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड मीटिंग, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न जनरल मीटिंग। राइट, तो जनरल मीटिंग इज द राइट आंसर। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द जनरल मीटिंग। ये है राइट आंसर। नेक्स्ट, ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉन ए नोटिस बाय। डायरेक्टर का और एक क्वेश्चन भी आया है, ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉन ए नोटिस बाय। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, या फिर नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स व्हिच एवर इज लोअर। तो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ कर रहे हैं कि in case of small shareholders the right answer will be notice send किया जाता है where not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of such shareholders whichever is lower। right, ये हम लोग डायरेक्टर के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट आंसर होना चाहिए चॉइस नंबर सी, नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं, बार बार रिविजन किए हैं, तो बिजनेस एथिक्स के अंदर ये सब आता है, लेकिन
ये कोड ऑफ कंडक्ट आता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, बेसिक प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क ये भी आता है, प्रॉफिट मेकिंग ये नहीं आता है। बुक्स में है कि जो बिजनेस एथिक्स नॉट एग्नेस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, राइट, ये प्रॉफिट मेकिंग के एग्नेस्ट में नहीं है, इसलिए बिजनेस एथिक्स का फीचर्स ये नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा चॉइस नंबर डी, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट, प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो पहला जो 10 मार्क्स था चॉइस बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत इजी था, इजीली 10 to 10 मार्क्स आ सकता है, राइट। नाउ कम्स टू मैच द पेयर, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में गिवन है बेलमेंस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, फॉर्म INC1 एंड माइकल पोर्टर। यहाँ पर कॉलम 2 में दिया गया है एन इंटरमीडियरी, नेम फॉर द कंपनी, वैल्यू चेन, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एंड कंक्लूसिव एविडेंस, राइट। तो ये भी यहाँ पर भी इजीली 5 मार्क्स मिल सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, राइट, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है यहाँ पर, कि हमको पता है कि ये जो पहले आता है पॉइंट नंबर 4, फॉर्म नंबर INC1। तो फॉर्म नंबर INC1 मतलब इन कॉर्पोरेशन 1, फॉर्म नंबर इन कॉर्पोरेशन 1। तो ये हमको पता है कि नेम फॉर द कंपनी के लिए हम फॉर्म INC1 यूज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर INC1 का राइट आंसर होगा चॉइस नंबर बी, राइट। तो 1 हो गया, राइट। देन माइकल पोर्टर, हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं एथिक्स के अंदर कि माइकल पोर्टर जो है वो वैल्यू चेन इंट्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पर भी राइट आंसर होना चाहिए 5 का राइट आंसर होना चाहिए सी वैल्यू चेन, राइट। देन अब वैल्यू चेन हो गया, नेम फॉर द कंपनी हो गया, अब है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हम लोग कहाँ पर पढ़कर आए हैं, PFRDA एक्ट के अंदर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज एन इंटरमीडियरी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज एन इंटरमीडियरी, राइट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कॉलम नंबर II का A, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज एन इंटरमीडियरी। तो ये हो गया। अब है बेलमेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये तो जनरल नॉलेज है, ये वन टाइप ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस है। जब ये है कंक्लूसिव एविडेंस, इसके ये है पूरे एंड, मतलब लास्ट जो एविडेंस होता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कॉलम नंबर 2 का E, राइट। नाउ ये हो गया कंक्लूसिव एविडेंस। अब आया बेलमेंस। तो बेलमेंस का होगा, बेलमेंस क्या हो सकता है, बेलमेंस हमको पता है कि ये वॉलंटरी हो सकता है या फिर इनवॉलंटरी भी हो सकता है। तो कॉलम नंबर 1 का राइट आंसर है चॉइस नंबर D, राइट। तो ये भी बहुत इजी था, इजीली 5 मार्क्स मिल गया हमको। यहाँ पर जो पहला था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर 10 मार्क्स मिल गया, और यहाँ पर जो मैच द पेयर है वहाँ पर भी हम लोगों को 5 मार्क्स मिल गया। तो यहाँ पर 15 मार्क्स हम लोगों को इजीली 15 मिनट के अंदर मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर C, स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमेरल एंड व्हेदर ट्रू और फॉल्स विदाउट कॉपिंग द स्टेटमेंट इनटू द आंसर बुक, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है ए प्लीज इज ए बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। तो ये ए प्लीज इज ए बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा है। तो ये हम लोग बेलमेंट के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हैं कि ये प्लीज इज ए बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, ये ट्रू है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लीज अंडर दिस एक्ट इज डेल्ट विथ अंडर सेक्शन 172 to 179। कहाँ पर मेंशन किया गया है, 172 to 179, राइट। In Maharashtra State Cooperative Bank Limited versus Assistant Provident Fund Commissioner 2009, it was held that in a please, the please is a possession of and has a special property in the goods which is entitled to receive to secure repayment. Unlike a mortgage, a please does not have the effect of transferring any interest in the property in favor of the please. Delivery of goods is necessary to complete a please, right? तो
फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, ए प्लेस इज ए डेवलपमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, ये होगा ट्रू, राइट। सेकेंड सेंटेंस, सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ओनली एंड ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स बिजनेस। क्या होगा, आपको क्या लगता है, ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स है। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड ऑल्सो टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म, बट यहां पर लिखा गया है ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं कि सीक्रेट पार्टनर क्या करता है ना, सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स बिजनेस, ही शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फार्म एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, however his connection with the firm is not known to the outside world। सीक्रेट पार्टनर का कनेक्शन को आउटसाइड वर्ल्ड को पता नहीं है, लेकिन ये वो क्या करता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एंड ऑल्सो टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, वो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ओनली एंड ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, वो डज नॉट वर्ड से ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, राइट। देन थर्ड, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज द न्यूली अडॉप्टेड रिटायर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, नो, ये सेंटेंस भी फॉल्स है, ये सेंटेंस भी फॉल्स है। वो इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कि द टर्म ग्रेचुइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेचुइटियस। ग्रेचुइटी इज द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, either by retirement, on superannuation, or on resignation, or on termination of the service. This is the old age retired social security benefit. ये एक old age retired social security benefit है। A lump sum is payable in consideration of the past services rendered by the employee. The payment of gratuity will be a relief to the retired employee or to the family members of the employee who dies during his service. राइट, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज नॉट ए न्यूली अडॉप्टेड रिटायर्ड सोशल सिक्योरिटी प्लान बट एक ओल्ड एज रिटायर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। देन शॉर्टेड बैंक मीन्स ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948। यस, ये सेंटेंस ट्रू है, ये हम लोग बैंकिंग एक्ट 1948 के अंदर पढ़ कर आए हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। देन एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2/3 of the total number of director as independent director। तो ये सेंटेंस क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2/3 of the total number of director as independent director। नो नो नो, ये सेंटेंस फॉल्स है। एक्चुअल होगा 1/3, ये 2/3 नहीं होगा, ये एक्चुअल 1/3 होगा, राइट। ये हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं डायरेक्टर के अंदर। सेक्शन 149(4) के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रिमेंबर, 1/3 of the total number of directors as independent directors. Any fraction contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1. In case the board contains total 10 directors in a company, the company is required to appoint 4 independent directors. तो न्यूमेरिकली क्या होगा, 10 divided by 3 is equal to 3.1, तो फ्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ टू 4, राइट। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा। एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 होगा, यहाँ पर 2/3 लिखा गया है, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स हो गया, राइट। तो ये भी जो ट्रू एंड फॉल्स था वो भी इजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। देन फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सेप्टेंस में बी आइदर जनरल और व्हाट, ये हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं। एक्सेप्टेंस में बी आइदर जनरल और क्वालिफाइड राइट। Then all payments of wages shall be made on a dash day. All payment of wages shall be made on a what day? Simple, यहाँ पर वर्किंग डे ही होगा, क्योंकि वर्किंग डे के अंदर पेमेंट दिया जाता है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ऑल पेमेंट्स ऑफ वेजेस shall be made on a working day. Next, the registered office shall be open within 15 days from the date of dash of the company. The registered office shall be open within 15 days from the date of dash of the company. यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर 15 डेज नहीं होगा, यहाँ पर 30 डेज होगा, राइट। 30 डेज होगा। The registered office shall be open within 30 days from the date of incorporation of the company. From the date of
इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन के अंदर, जिसने भी अटेंड किया है वहाँ पर ग्रेस मार्क मिलेगा, यहाँ पर ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो गलत है। यहाँ पर होगा राइट आंसर, द रजिस्टर्ड ऑफिस शाल बी ओपन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर आई भी, द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शाल बिकम vacant इन केस ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, और कहाँ पर होना चाहिए, द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शाल बिकम vacant इन केस ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, और कहाँ पर हो सकता है, ट्राइब्यूनल, कोर्ट के बाद ट्राइब्यूनल में भी जो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर वैकेंट हो सकता है व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, राइट। तो ये भी राइट आंसर है। देन लाइक अदर प्रोफेशनल accountants also face ethical what, ये तो बहुत इजी है, like other professional accountant also face ethical dilemmas, right आंसर होना चाहिए dilemmas, like other professional accountant also face ethical dilemmas, right। तो MCQ जो था सेक्शन ए के अंदर वो सब इजी था, one can easily obtain 22 to 23 marks out of 25 marks, एक या 2 मार्क गलत हो सकता है, लेकिन 22 या फिर 23 ये तो आ सकता है इजीली। अगर 22 to 23 आ जाएगा MCQ के अंदर राइट आंसर, तो फिर एग्जामिनेशन पक्का। और यहाँ पर जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो ईजी है, बहुत ईजी है, ये हम लोग अच्छे से पढ़ कर रहे हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम लोग अच्छे से पढ़ कर रहे हैं, ये तो मतलब क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर एगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाह ये तो बहुत सुपर इजी है, ये क्वेश्चन सुपर इजी है, सुपर इजी वो इसलिए कि हमको पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, तो ये हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि जो रेमेडीज होता है अवेलेबल टू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अफेक्टेड पार्टी में क्लेम रिफंड ऑफ प्राइस एंड रिजेक्ट द गुड्स, या फिर इफेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड क्लेम डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन। व्हेन द अफेक्टेड पार्टी ट्रीट breach of condition as breach of warranty, he cannot repudiate the contract but claim damages only. No remedy is available when the fulfillment of condition is executed by law by means of impossibility or otherwise, right। तो ये सब पॉइंट है, easily one can write in examination, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन है ये, तो 9 मार्क्स तो इजीली मिल सकता है यहाँ पर, सुपर इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का बी में है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे कि वन हो सकता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, वन इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, one is ambiguous instrument, one is instrument payable on demand and inchoate stamped instrument, right। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट है, हमको याद रखना है। what are the different types of instrument mentioned in the negotiable instrument act, तो one is inland और एक foreign है, foreign और एक ambiguous instrument, और है इंस्ट्रूमेंट payable on demand और है इनकोहेट स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट। और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, राइट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक नॉट ड्रॉन मेड पेबल इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस क्या है ना, where an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may at his election treat it as either and the instrument shall be the henceforward treated as accordingly,
राइट। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड क्या है ना, ये प्रोविजन नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इन व्हिच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड एंड ए चेक आर पेबल ऑन डिमांड। एंड लास्ट, इनकोहेट स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर टू अनदर a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument for the time being in force in India and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete, as the case may be, upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp. The person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he signed the same to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereunder. राइट, तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये इजीली याद रह सकता है और ये क्वेश्चन भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इट कैन बी अटेनेबल। नहीं, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, enumerate the procedure of imposition of fine under payment of OJS Act 1936। तो पेमेंट ऑफ OJS Act 1936 के अंदर क्या क्या प्रोसीजर है इम्पोजिशन ऑफ फाइन, वो पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है पेमेंट ऑफ OJS Act 1936 से, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। एनुमरेट द डिटर्मिनेशन ऑफ मनीज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के अंदर मनी कैसे एम्प्लॉयर से जो पेंडिंग है, ड्यू है, वो कैसे एनुमरेट किया जाएगा, डिटर्मिनेशन किया जाएगा, वो सब मेंशन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, it can be attainable. Right. Question number 5, in which manner the memorandum and articles are to be signed on behalf of the company। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको स्किप करने के लिए। What are the prohibitions of buyback as mentioned in section 70 of the Company Act 2013। तो ये थोड़ा इजी है, सेकंड वाला क्वेश्चन इजी है, लेकिन फास्ट वाला थोड़ा सा मतलब लॉ टाइप का है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर का क्या क्या प्रोसीजर है रेजिग्नेशन, और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी। तो डायरेक्टर से कितना क्वेश्चन आया है, 15 मार्क्स आया है लॉन्ग क्वेश्चन, प्लस 2 to 3 मार्क्स आया है MCQ, 2 to 3 मार्क्स MCQ प्लस ये 15 मार्क्स, टोटल 15 to 18 मार्क्स आया है डायरेक्टर से। तो डायरेक्टर का जो टॉपिक है वो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर इन ए कंपनी। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में, तो बहुत ईजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल अबाउट एथिक्स, एक्सप्लेन वैल्यू चेन, व्हाट आर इट्स न्यू थीम्स एंड चैलेंजेस, एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटिंग टू नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। राइट, ईजी है। Question number 8, write short note on any 3 of the following: agreement without consideration as per Indian Contract Act 1872, solvency certificate as per Company Act 2013, recognition of ethical issues in business, and review of minimum wages as per Minimum Wages Act 1948। यहाँ पर सब के सब जो क्वेश्चन है वो सब इजी है, वन कैन अटेंड एनी 5 क्वेश्चंस। तो अगर कोई अटेंड करेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 इट इज रिकमेंडेड टू अटेंड क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हमको 5 क्वेश्चन करना है ना, 1 2 3 4 5, बस इतना क्वेश्चन हमको अटेंड करना है और हमारा काम खत्म। राइट, तो बहुत ओवरऑल बहुत इजी क्वेश्चन आया था और इसमें 60 से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है इजीली, डोंट वरी। सबका एग्जामिनेशन आएगा लॉ में, वो इसलिए क्योंकि लॉ में जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और MCQ तो सबका ठीक होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी इजीली लॉ एंड एथिक्स के अंदर 60+ मार्क आ सकता है। और किसी कोई एक के ग्रुप के अंदर अगर कोई एक सब्जेक्ट के अंदर 60 से अगर ज़्यादा मार्क आ जाए तो वो ग्रुप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस of law and ethics. Thank you so much for your patience, thank you so much for your time, and happy studying.